फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। माई सेल्फ अविनेश सैनी और जो हमारी सीरीज चल रही है जेम्स ऑफ एनसीईआरटी, आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि पूरे मैकेनिक्स का और ऑलमोस्ट पूरे फिजिक्स का बहुत बेसिक है कि अगर वो चैप्टर आपको नहीं आता तो फिर बाकी मैकेनिक्स पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड दैट टॉपिक इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आप सोच रहे होंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तीन लॉज तो सबको पता है, तो इसमें ऐसी क्या खास बात है। तो स्टूडेंट्स, आपको स्टेटमेंट्स याद होते हैं, बट एक्चुअल में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है और एनसीईआरटी उसके बारे में क्या क्या कहती है, वो हम बहुत ज्यादा मिस कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? तो अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें, और अब मैं एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट कोट करके आपको बता रहा हूं कि एनसीईआरटी फर्स्ट लॉ के बारे में क्या कहता है। इसमें समरी में लिखा हुआ है, गैलीलियो एक्सट्रापोलेटेड सिंपल ऑब्जर्वेशंस ऑन मोशन ऑफ द बॉडीज ऑन इंक्लाइन प्लेन। उन्होंने इंक्लाइन प्लेन पर एक्सपेरिमेंट किए और वहां से मोशन के बारे में बताया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज द सेम लॉ रिफ्रेज्ड। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कुछ अलग नहीं है। गैलीलियो ने जो कहा था उसी को एक तरीके से उन्होंने रिफ्रेज किया, जिसको उन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया नाम भी दिया, जहां से उन्होंने इनर्शिया डिफाइन किया। एवरीबॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज। तो सिंपल सी बात यह है कि जब तक आप किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी या फिर वो रेस्ट में रहेगा। न्यूटन ने उसी को दूसरे फॉर्म में कहा, इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। दैट इज, उन्होंने बोला कि अगर एक्सटर्नल फोर्स, इसको आप सिग्मा एक्सटर्नल ही बोल सकते हैं, अगर ये जीरो है देन एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इस लॉ को न्यूटन सेकंड लॉ के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, बिकॉज न्यूटन सेकंड लॉ में न्यूटन ने बताया नेट एक्सटर्नल फोर्स दिस इज इक्वल टू के इंटू डी पी बाई डी टी और के एम ए। एंड स्टूडेंट्स रिमेंबर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप में से इस के को भी मिस कर देते हैं, और एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो तीन जगह ये लिखा हुआ है दैट नेट एक्सटर्नल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज के प्रोपोर्शनल होता है, नॉट एग्जैक्टली इक्वल होता है। एंड फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी और यूनिट्स के पर्पज से इस के की वैल्यू कंसिडर कर ली गई है 1 इन एस आई। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में इस के की वैल्यू 1 कंसिडर की गई है। और ये बात आपको याद डेफिनेटली रखनी चाहिए, बिकॉज अभी तक पूछा नहीं है आईआईटी ने, और जिस दिन पूछेगा तो फिर वहां आपने अगर नहीं पढ़ा ढंग से और मिस हो गया तो के की वैल्यू 1 क्यों है, तो फिर आप जहां सोच रहे होंगे कि मैंने तो +3 मार्क्स ले लिए, क्वेश्चन सही हो गया, वहां पर -1 नंबर मिल जाएगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ, फिर के की वैल्यू 1 रखने के बाद ये बन जाता है सिग्मा एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो, और वही ऐसा लगता है जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ भी था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ डिराइव किया जा सकता है, उससे थर्ड लॉ भी डिराइव किया जा सकता है, न्यूटन सेकंड लॉ बेसिक लॉ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक ही लॉ से सारे काम चल सकते थे तो न्यूटन इतने हल्के आदमी नहीं थे कि वो 3-3 लॉ बनाए, या ऐसा नहीं कि उनको इतनी कम फिजिक्स आती थी कि वो 3 लॉज बनाएंगे। फर्स्ट लॉ का पर्पस क्या है? फर्स्ट लॉ इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फर्स्ट लॉ ये बताता है कि अगर जो फोर्स है किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है, देन यू कैन फाइंड अ फ्रेम फ्रॉम वेयर एक्सलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी जीरो, जहां से ऑब्जेक्ट का एक्सलेशन भी जीरो दिखेगा, और फिर उस फ्रेम से आप न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर पाएंगे। वो न्यूटन ये बता रहे हैं कि भैया न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करने के पहले ये देख लेना क्या आप उस प्रॉपर प्लेस पर बैठे हुए हैं जहां से न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया जा सकता है, एंड दैट प्रॉपर प्लेस इज एक्सप्लेन्ड इन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। So Newton's first law of motion is basically a definition of inertial frame of reference. Like अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए रेस्ट में है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और इसको तीन ऑब्जर्वर अलग अलग देख रहे हैं। एक ऑब्जर्वर रुका हुआ है, एक ऑब्जर्वर रेस्ट में है, एक ऑब्जर्वर
कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक ऑब्जर्वर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो है, तो इस ऑब्जेक्ट पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा। और एक्सटर्नल फोर्स, नेट फोर्स या कोई भी फोर्स, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फोर्स फ्रेम पर डिपेंडेंट नहीं होता है, राइट? तो अगर इस पर नेट फोर्स जीरो है तो हर फ्रेम से ही नेट फोर्स जीरो दिखेगा। ये ऑब्जर्वर रेस्ट में, इसका एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसके अकॉर्डिंग ब्लॉक का एक्सेलरेशन जीरो। दूसरे ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग भी एक्सेलरेशन जीरो। लेकिन तीसरा ऑब्जर्वर ए एक्सेलरेशन से आगे चल रहा है, ये तो कहेगा कि ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से पीछे आ रहा है, जबकि पीछे की तरफ कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। सो विदाउट फोर्स थर्ड ऑब्जर्वर कह रहा है कि एक्सेलरेशन क्रिएट हो गया है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ एक्चुअली आपको ये बताएगा कि इन तीनों में से वो कौन ऑब्जर्वर एप्लीकेबल है जो सेकंड लॉ अप्लाई कर सकता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ एक एंटायरली डिफरेंट लॉ है और न्यूटन सेकंड लॉ एक अलग लॉ है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ये बताता है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, कब आप न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर पाएंगे। तो जब तक आप उस प्लेस पर नहीं होंगे जिस प्लेस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने से एक्सेलरेशन जीरो दिखाई दे रहा हो, तब तक आप उस फ्रेम में न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपने प्लेस ढूंढ लिया जहां पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने से एक्सेलरेशन भी जीरो हो, तो अब आप न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं। और इस फ्रेम में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको याद होगा फिर एक नया कंसेप्ट उन्होंने बताया न्यूटन ने कि भाई अगर आप जबरदस्ती करना ही चाहते हैं ऐसे फ्रेम से जिसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, तो फिर आप एक हाइपोथेटिकल फोर्स, एक फिक्टिशियस फोर्स एज्यूम कर लीजिए जिसको कहा गया है स्यूडो फोर्स, और इस फ्रेम का नाम दिया गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो फर्स्ट लॉ इज द डेफिनेशन ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकेंड लॉ ये बताएगा कि किसी बॉडी पर नेट कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, बट फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट? And you will be surprised to know in this universe there is no frame of reference which is inertial. Even earth is not inertial frame of reference, क्योंकि अर्थ सन के अबाउट भी रोटेट होता है और खुद के एक्सिस पर भी रोटेट कर रहा है, तो अर्थ में एक्सलेशन है, तो अर्थ भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो अर्थ पर खड़े होकर भी आप न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट कोई भी प्लेनेट ऐसा नहीं है जिसका एक्सेलरेशन जीरो हो। तो फिर आप ये सोचेंगे कि फिर न्यूटन सेकंड लॉ का फायदा क्या हुआ? देखिए, जब हम अर्थली ऑब्जेक्ट पर न्यूटन लॉ अप्लाई करेंगे व्हेन वी आर ऑन अर्थ, तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं दैट अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट इज अज्यूम्ड that earth is an inertial frame of reference to apply Newton's law on earthly object। जब अर्थ पर जो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, बिकॉज अर्थ के रोटेशन के और उसके स्पिन के कारण, उसके सन के अबाउट रिवॉल्यूशन के कारण और खुद के एक्सिस पर स्पिन के अबाउट जो एक्सेलरेशन आता है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में बहुत कम होता है, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो इसीलिए हमने मान लिया है दैट अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहीं भी किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में आ जाए एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा ऑप्शन ये लिखा हुआ है अर्थ इज अज्यूम्ड और टेकन टू बी एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है नहीं, उसको अज्यूम किया गया है। तो ये दोनों लॉ बिल्कुल डिफरेंट लॉ हैं। सो अब आप ध्यान रखिएगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इट इज डेफिनेशन ऑफ इनर्शियल फ्रेम। ये इनर्शियल फ्रेम का डेफिनेशन है जो ये बताएगा कि इनर्शियल फ्रेम कैसे ढूंढते हैं। और अगर आपको एक इनर्शियल फ्रेम मिल गया, उसके रेस्पेक्ट में अगर कोई दूसरा फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो वो भी इनर्शियल होगा। इफ यू हैव फाइंड वन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर कोई दूसरा फ्रेम है जो या तो रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, तो वो भी इनर्शियल फ्रेम होगा। अब उस फ्रेम में फिर न्यूटन सेकंड लॉ आप अप्लाई करेंगे, और न्यूटन सेकंड लॉ का जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है जो एनसीईआरटी में भी गिवन है, उसकी समरी में भी है और थ्योरी में भी है, उन्होंने साफ साफ कहा है एफ एक्सटर्नल इज प्रोपोर्शनल टू dp by dt, और इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एंड एफ एक्सटर्नल दिस इज इक्वल टू k dp by dt और दिस इज इक्वल टू k ma। दिस इज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट, इसको याद रखिएगा। एंड k is chosen to be 1 in international system of unit for simplicity. These are for Newton's first two laws.
थर्ड लॉ जिसके बारे में और बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बस वो एक स्टेटमेंट याद रख लेते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फर्स्ट लॉ इनर्शियल फ्रेम का डेफिनेशन, सेकंड लॉ नेट एक्शनल फोर्स की वैल्यू बताएगा, थर्ड लॉ एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्स, कि फोर्स का नेचर क्या है एक्चुअली। थर्ड लॉ ये बताता है फोर्स नेवर एग्जिस्ट अलोन, कभी भी फोर्स अकेला नहीं होता, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। अगर बॉडी ए ने बॉडी बी पर कुछ फोर्स लगाया अपनी तरफ एफ ए बी, तो बी भी ए पर फोर्स लगाएगा उतना इक्वल एंड अपोजिट एफ बी ए, एंड दीज फोर्सेस आर नोन एज एक्शन रिएक्शन पेयर। एंड ये जो लॉ है एक्शन रिएक्शन पेयर, ये कॉज इफेक्ट लॉ नहीं है, ऐसा नहीं है कि पहले एक्शन होगा फिर रिएक्शन होगा। आप इनमें से किसी भी एक फोर्स को एक्शन बोल सकते हो और दूसरे को रिएक्शन बोल सकते हो, दे अकर्स साइमल्टेनियसली, एक साथ लगते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने इस हाथ पर पेन से फोर्स लगाया तो मैंने एक्शन किया और हाथ रिएक्शन करेगा, वो वेट करेगा थोड़ी देर की, अच्छा मुझे मारा मैं भी मारूंगा, नहीं ऐसा नहीं है। एट द सेम इंस्टेंट एक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ एक्ट करते हैं, एंड बोथ आर ऑफ सेम नेचर। अगर एक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, अगर एक्शन कांटेक्ट फोर्स है तो रिएक्शन भी कांटेक्ट फोर्स होगा, अगर एक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो रिएक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होगा। लाइक इफ आई प्लेस दिस ब्लॉक ऑन अ टेबल, तो इस टेबल पर ब्लॉक पर mg फोर्स नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, और ब्लॉक रेस्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन ने mg को बैलेंस किया हुआ है, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, कैन वी कॉल देम एक्शन रिएक्शन पेयर? नो, वी कैन नॉट कॉल देम एक्शन रिएक्शन पेयर, बिकॉज सबसे पहली बात एक्शन रिएक्शन दोनों सेम ऑब्जेक्ट पर नहीं लगते हैं, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगते हैं। एंड एक्शन रिएक्शन मस्ट बी ऑफ सेम नेचर, एक कॉन्टेक्ट फोर्स है दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये एक्शन रिएक्शन हो ही नहीं सकते। तो आपको जब भी किसी फोर्स का रिएक्शन पेयर ढूंढना हो तो आप ये सोचिए कि वो फोर्स किस पर लगा और किसने लगाया। ये जो mg है ये किस पर लगा? ब्लॉक पर। और किसने लगाया? अर्थ ने। अर्थ अगर ब्लॉक पर mg फोर्स नीचे लगा रही है तो ब्लॉक भी अर्थ पर mg फोर्स ऊपर लगाएगा। दीज टू आर एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन होने के लिए कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जो कांटेक्ट में आकर लगाए जाते हैं, कुछ फोर्स बिना कांटेक्ट के भी लगा दिए जाते हैं। नॉर्मल रिएक्शन किसने किस पर लगाया? टेबल ने ब्लॉक पर लगाया तो ब्लॉक भी टेबल पर नीचे की तरफ लगाएगा। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ब्लॉक mg फोर्स नीचे लगाएगा, ब्लॉक थोड़ी mg फोर्स लगा रहा है, ब्लॉक तो mg फोर्स खुद लगाया गया है। किसने लगाया? अर्थ ने। तो ब्लॉक को फोर्स टेबल पर नहीं लगा सकता। उस mg के कारण ब्लॉक टेबल के कांटेक्ट में है, और कांटेक्ट में जब होता है तो नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स लगता है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन टेबल का ब्लॉक पर और ब्लॉक का टेबल पर, दीज टू आर एक्शन रिएक्शन पेयर। So Newton's third law is telling us about the nature of force, that force always exists in pair। और अगर इन दोनों को हम एक सिस्टम कंसिडर कर लें तो देखो इस सिस्टम पर इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट तो जीरो हो जाएगा। तो अगर जो एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे उनका रिजल्टेंट हमेशा जीरो होगा। तो एक सिस्टम पर जब भी आप नेट एक्सटर्नल फोर्स देखेंगे तो वो या नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो वो केवल एक्सटर्नल फोर्स ही होगा जो सिस्टम के एक्सलेशन के बारे में बताएगा। और आगे जब आप ऐसा पढ़ेंगे कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं एक सिस्टम में, उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है तो वो किसी एक पार्टिकल का एक्सलेशन नहीं देगा, वो पूरे सिस्टम का एक्सलेशन देगा, मतलब सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन देगा, सेंटर ऑफ मास का। वो आगे सेंटर ऑफ मास बाद के टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे। तो तीनों लॉ सेपरेट लॉ हैं, कोई भी एक लॉ दूसरे लॉ से डिफाइन नहीं होता, बट ऑल थ्री आर कंसिस्टेंट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट है। फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इट इज डेफिनेशन ऑफ इनर्शियल फ्रेम, ये इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन है। न्यूटन सेकंड लॉ वो क्या बताता है? किसी सिस्टम पर कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, या एक्सटर्नल फोर्स पता है तो हम उस सिस्टम का एक्सलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ बताता है नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स। ये जो सेकंड लॉ है इसको हम कह सकते हैं दिस इज कॉज एंड इफेक्ट लॉ,
व्हाट इज कॉज, फोर्स, इफेक्ट क्या है, एक्सेलरेशन, एंड इट इज अ लोकलाइज्ड लॉ। लोकलाइज्ड लॉ का मतलब क्या है, जिस इंस्टेंट पर आपने नेट एक्सटर्नल फोर्स सॉल्व किया है उसी इंस्टेंट पर आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, उसकी हिस्ट्री जानने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने नेट एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट किया t इक्वल टू 2 सेकंड पर, तो जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो भी t इक्वल टू 2 सेकंड पर ही होगा। हो सकता है उससे 1 सेकंड पहले नेट फोर्स अलग रहा हो तो एक्सेलरेशन भी कुछ अलग रहा होगा। ये जो एक्सेलरेशन आपको मिलेगा, ये लॉ उस पार्टिकल के मोशन का पास्ट नहीं बताता, उस पार्टिकल के मोशन का प्रेजेंट बताता है। दैट्स व्हाई इट इज लोकलाइज्ड लॉ, इट इज लोकल लॉ। ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, समरी में भी, और जहां न्यूटन सेकंड लॉ उन्होंने एक्सप्लेन किया वहां पर भी। इस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ी जाती है कि उसका एक एक लाइन को आपको ध्यान से पढ़ना है क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उन्हीं लाइंस पर आईटी क्वेश्चन बना देता है और आप सोचते रह जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये लोकल लॉ क्या है, लोकलाइज्ड लॉ क्या है, वो ये हिस्ट्री नहीं बता रहा है, ये फ्यूचर नहीं बता रहा है, प्रेजेंट बता रहा है, ये सब चीजें क्या है। वो एनसीईआरटी को जब आप ध्यान से लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। एंड थर्ड लॉ में क्या बताता है, नेचर ऑफ फोर्स। तो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि अब आपको एक क्लियरली पता चल गया होगा फर्स्ट लॉ क्या बता रहा है, सेकंड क्या बता रहा है, थर्ड क्या बता रहा है, और सेकंड से फर्स्ट लॉ डिराइव नहीं होता है। इनफैक्ट जब तक फर्स्ट लॉ ये नहीं बताएगा कि भैया आप सेकंड अप्लाई कर सकते हो, तब तक आप सेकंड अप्लाई कर ही नहीं पाओगे। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान से एक बार और वीडियो देखिए और इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए कि कैसे कौन सा लॉ क्या एक्सप्लेन कर रहा है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।